गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको हमारे साथ साइकोलॉजी पढ़ने में मजा आ रहा होगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि साइकोलॉजी होता क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने आके साइकोलॉजी को अपने विचारों के हिसाब से रिडिफाइन किया। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड, जिसमें हम पढ़ेंगे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो चलो देखते हैं कि स्कूल ऑफ साइकोलॉजी होता क्या है। साइकोलॉजी डिड नॉट डेवलप ओवरनाइट, मतलब कि एक ही दिन में साइकोलॉजी डेवलप नहीं हो गई। स्टूडेंट्स जैसे आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सबके साथ आपकी नहीं बनती, तो हम क्या करते हैं, जिनके साथ हमारी बनती है उनके साथ हमारा एक ग्रुप बना लेते हैं। तो ऐसे ही किया साइकोलॉजिस्ट ने। सभी साइकोलॉजिस्ट का माइंड को और बिहेवियर को अप्रोच करने का अलग अलग तरीका था। तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से, जिनका सेम तरीका था माइंड को और बिहेवियर को अप्रोच करने का, समझने का, उन्होंने उस हिसाब से अपने अपने ग्रुप बना लिए। तो a group of psychologists have similar point of view and making similar approaches to the study the human mind and behavior constitute a school of thought in psychology। जिन साइकोलॉजिस्ट का सिमिलर अप्रोच था, सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू था, उन्होंने अपने अपने ग्रुप बनाए और उस पॉइंट ऑफ व्यू से या उस अप्रोच से माइंड को और बिहेवियर को स्टडी किया, और इसी को हम स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बन गए और सबके अलग अलग थॉट्स आ गए, और इन सभी थॉट्स को मिलाकर ही हम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी रेफर्स टू द डिफरेंट अप्रोचेस और perspective developed by early psychologists to understand the human behavior और mental process। तो देखो, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी किसे कहते हैं? अलग अलग अप्रोच, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच और पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। जो जितने ग्रुप बने थे उन्होंने सबने अलग अलग अप्रोच यूज की, अलग अलग पर्सपेक्टिव यूज किया माइंड को और बिहेवियर को समझने के लिए। तो उन सबके अलग अलग थॉट्स डेवलप हुए और सभी थॉट्स को मिला के हम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। Each school has its own theory, methods, focus area and which together shape the modern psychology। हर एक स्कूल ऑफ थॉट का अलग अलग थ्योरी थी, अलग अलग मेथड था, अलग अलग फोकस एरिया था माइंड और बिहेवियर को समझने के लिए, और इन सब से मिलकर ही मॉडर्न साइकोलॉजी का निर्माण। मेजर स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने हिसाब से बहुत सारे थॉट डेवलप किए और उन्हीं सबको हम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं, और बहुत सारी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी डेवलप हो गई। मगर हम लोग यहाँ पे वही डिस्कस करेंगे जो नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर करते हैं या इंपॉर्टेंट है। तो पहला है स्ट्रक्चरलिज्म, दूसरा है फंक्शनलिज्म, तीसरा है बिहेवियरिज्म, चौथा है साइकोएनालिसिस और पांचवा है गेस्टल्ट साइकोलॉजी। तो चलिए अब हम इन सभी को एक एक करके सरल भाषा में डिटेल में समझेंगे। स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के फाउंडर थे विलियम वुड और एडवर्ड बी टिंचर। विलियम वुड को फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की को प्रपोज किया था। तो स्ट्रक्चरलिज्म वाज द फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, एज आई टोल्ड यू। इट एम्स टू डिस्कवर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ द माइंड, लाइक हाउ केमिस्ट्री स्टडीज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मतलब इनका उद्देश्य था कि ये माइंड को और बिहेवियर को समझने के लिए उनको बेसिक एलिमेंट में या उसके स्ट्रक्चर के रूप में देखेंगे, मतलब छोटे छोटे भागों में तोड़ के माइंड को या बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, दे बिलीव दैट एवरी कॉन्शियस एक्सपीरियंस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द बेसिक एलिमेंट, लाइक सेंसेशन हो गया, फीलिंग्स हो गया एंड इमेजेस। मतलब कि इन्होंने ये कहा कि जो भी आपके अनुभव है उनको बेसिक एलिमेंट में तोड़ के देखा जा सकता है, जैसे कि किसी भी घटना को लेके आपके क्या सेंस हैं, क्या आपकी फीलिंग है, क्या आपके इमेजेस हैं आपके ब्रेन में उस घटना को लेके। तो उस तरीके से इन्होंने ब्रेन और बिहेवियर को समझने की कोशिश की। द स्ट्रक्चरलिस्ट यूज द टेक्निक सच एज इंट्रोस्पेक्शन टू एनालाइज द इनर प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन माइंड। उन्होंने क्या किया, स्ट्रक्चरलिस्ट में क्या किया कि इंट्रोस्पेक्शन टेक्निक्स का यूज किया आपके बिहेवियर को समझने के लिए। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, टू लुक विथ इन, मतलब अपने अंदर, खुद के अंदर झांकना और समझना कि वाई आई एम बिहेविंग लाइक दैट, या वाई आई एम फीलिंग लाइक दैट, या वाई आई एम हैविंग दैट काइंड ऑफ इमेजेस फॉर समथिंग।
जैसे कि एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि when you see a rose, you don't just see a rose, you describe its color, smell, shape and what kind of emotions you are having for that। मतलब कि जब भी आप कुछ भी चीज देख रहे हो, जैसे कि गार्डन में आपने रोज देखा, तो सिर्फ आपने रोज नहीं देखा, आपने देखा कि रोज का कलर लाल होता है, आपने देखा कि रोज का शेप कैसा होता है, या फिर आपने देखा कि रोज कैसे स्मेल करता है, या आपको कैसी फीलिंग आई रोज देख के। इन सब को मिला के ही हम उसको आपके जो कॉन्शियस अनुभव को है या उससे रिलेटेड आपके बिहेवियर को समझ सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं कंट्रीब्यूशन टू द एजुकेशन। मतलब कि स्ट्रक्चरलिज्म जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हमने पढ़ा, फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, उसका एजुकेशन की फील्ड में क्या क्या योगदान था। तो स्ट्रक्चरलिज्म एम्फेसाइज द सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द लर्नर अंडर द कंट्रोल लर्निंग कंडीशन। मतलब स्ट्रक्चरलिज्म ने किस पे जोर दिया? उन्होंने जोर दिया कि हम किसी भी लर्नर को एक कंट्रोल लर्निंग कंडीशन में रख के उसका सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो हम अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे उसका बिहेवियर वर्क कर रहा है या कैसे उसका माइंड वर्क कर रहा है। तो इट इज एन एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर स्टडिंग द ह्यूमन बिहेवियर। ये क्या था? एक एक्सपेरिमेंटल मेथड था। चलो इसको समझने के लिए हम ऐसा देख लेते हैं कि जैसे मैं भी आपको टीच कर रहा हूँ, ये एक कंट्रोल लर्निंग कंडीशन हो गई। और इस समय अगर आप खुद के अंदर झांक के देखें कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो हमें कितना समझ में आ रहा है, हमें समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल इंट्रोस्पेक्शन। तो इसी पे जोर दिया स्ट्रक्चरलिज्म ने। किस पे? एक्सपेरिमेंटल इंट्रोस्पेक्शन पे। इट इनिशिएटेड द स्पिरिट ऑफ साइंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। और इससे क्या फायदा मिला? इससे एजुकेशन के फील्ड में एक्सपेरिमेंट करने के लिए द्वार ओपन हो गए, या एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक नई राह ओपन हो गई कि साइंस का कैसे यूज किया जाए एजुकेशन के फील्ड में, या लर्निंग के लिए साइंस को कैसे यूज किया जाए, कैसे एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व किया जाए, इन सब के लिए नई राह ओपन हुई। तो चलो समझते हैं क्रिटिसिज्म को। मतलब कि जो फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी थी स्ट्रक्चरलिज्म, उसकी क्या क्या आलोचना हुई, तो या उसमें क्या क्या कमियां थी। तो फर्स्ट है इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी सब्जेक्टिव, रिजल्ट वेरी फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन। मतलब इंट्रोस्पेक्शन जो है वो हमेशा सब्जेक्टिव होता है। मतलब एक ही घटना को लेके आपका अनुभव अलग हो सकता है और मेरा देखने का नजरिया, मेरा अनुभव अलग अलग हो सकता है। तो फिर जब हम डाटा कलेक्ट करेंगे या रिपोर्ट करेंगे इंट्रोस्पेक्शन करके, तो वो सभी का रिपोर्टिंग अलग अलग आ सकती है, सभी पर्सन अलग अलग अनुभव को बता सकते हैं। और कुडंट स्टडी एनिमल्स एंड चिल्ड्रन एंड अनकॉन्शियस पर्सन। मतलब कि ना तो चिल्ड्रंस के अंदर, ना एनिमल्स, ना ही अनकॉन्शियस पर्सन आपको बता सकता है मन के अंदर झांक के कि उसने क्या महसूस किया या उसको एग्जैक्ट क्या फील हुआ। तो इससे किसी के भी बिहेवियर को समझने के लिए बहुत मुश्किलें आ सकती है, इसलिए ये थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। समरी अगर हम लोग देखते हैं तो स्ट्रक्चरलिज्म ने फोकस किया किस पे? व्हाट इज माइंड। इन्होंने बिहेवियर और माइंड को समझने के लिए ब्रेन के स्ट्रक्चर पे फोकस किया, उस पे फोकस नहीं किया कि नोट हाउ इट वर्क्स, मतलब ब्रेन फंक्शन कैसे करता है उस पर फोकस नहीं किया, ब्रेन के स्ट्रक्चर पे फोकस किया। फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म के फाउंडर थे विलियम जेम्स, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। और विलियम जेम्स जो थे वो चार्ल्स डार्विन की विकासवाद की थ्योरी या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और इस ग्रुप के जो जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे, फंक्शनलिस्ट थे, उन सब का मानना था दे वांटेड टू स्टडी हाउ द माइंड वर्क्स रादर देन इट व्हाट इट कंटेन्स। मतलब कि वो दिमाग कैसे या हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है उसके थ्रू बिहेवियर को समझना चाहते थे, ना कि ब्रेन के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर है उसके थ्रू। दे बिलीव द माइंड हेल्प्स ह्यूमन एडप्ट्स टू द एनवायरमेंट। मतलब कि उनका मानना था कि माइंड मदद करता है किसी भी ह्यूमन को या किसी भी जीव को उसके एनवायरमेंट के साथ एडप्ट करने में, एडजस्ट करने में। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग देखें तो पेन्स फंक्शन इज टू हेल्प अस टू अवॉइड हार्म। मतलब पेन क्या हुआ? पेन एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हो गया, इट इज एडेप्टिव एंड यूजफुल। जैसे कि मान लो सपोज अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और एक मच्छर आके मुझे काटा, उस पेन ने मुझे ये अंदेशा दिलाया कि समथिंग इज गोइंग ऑन योर बॉडी, तो
मेरा उधर ध्यान जाएगा और मैं उस मच्छर को हटा दूंगा। तो इनका कहना ऐसा था कि ब्रेन जो है वो आपको एडप्ट करता है अपनी एनवायरमेंटल सिचुएशन में एडजस्ट करने के लिए, और उसी के थ्रू आपके बिहेवियर को समझा जा सकता है। कंट्रीब्यूशन टू द एजुकेशन। तो चलो अब देखते हैं कि जो फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी थी, इसका एजुकेशन के फील्ड में क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो फंक्शनलिज्म रिवोल्यूशनलाइज द करिकुलम बाय रिप्लेसिंग द थियोरेटिकल ओवरलोड करिकुलम विद द प्रैक्टिकल अप्रोचेस। मतलब कि जो फंक्शनलिज्म था, उन्होंने क्या किया कि जितना भी थियोरेटिकल ओवरलोड था उसको कम करके प्रैक्टिकल अप्रोचेस या प्रैक्टिकल सिलेबस रखने की कोशिश की। Study of the various problem of the individual and their solution is emphasized by the functionalism। मतलब कि इन्होंने प्रॉब्लम्स ढूंढी किसी भी इंडिविजुअल की और उसके सॉल्यूशन निकालने पे जोर दिया, और सिलेबस में जो है वो थ्योरेटिकल अप्रोच को हटा के प्रैक्टिकल अप्रोचेस लाने के लिए राह दिखाई। Functionalism gave utmost importance to the learning by doing and developed the activity oriented methods like project method for the teaching and learning। मतलब फंक्शनलिज्म का जोर किस पे था? लर्निंग बाय डूइंग पे, कुछ भी करके देखो, उससे सीखो। और फंक्शनलिज्म ही थे जो एक्टिविटी ओरिएंटेड मेथड्स, जैसे कि प्रोजेक्ट मेथड, जिसमें हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं और उससे सीखते हैं, ऐसे मेथड्स को सिलेबस में लेके आए। फंक्शनलिज्म गेव बर्थ टू यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ द एजुकेशन, जो यूज आ सके। ये इन्होंने किस पे जोर दिया? ऐसी एजुकेशन जो कि आपको यूज आ सके, आपके जीवन में काम आ सके, ऐसी थ्योरी पे इनका जोर रहा। ओनली दो सब्जेक्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम विच हैव द प्रैक्टिकल यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस इन द सोसाइटी। मतलब कि इनका कहना था कि वही सब्जेक्ट्स को सिलेबस में रखा जाए जो कि उस स्टूडेंट्स के लिए या किसी भी पर्सन के लिए आगे जाके सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए या अच्छा सिटीजन बनने के लिए काम आ सके, उसका प्रैक्टिकल यूज हो, उन्हीं सब्जेक्ट्स को सिलेबस में ऐड किया जाए। तो चलो अब देखते हैं क्रिटिसिज्म। तो जो ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी थी फंक्शनलिज्म, इसकी क्या क्या आलोचना हुई? तो इसकी एक ही आलोचना हुई कि इसमें कोई भी साइंटिफिक मेथड्स नहीं थे इसकी प्रैक्टिस में, लेक प्रिसाइज साइंटिफिक मेथड। इसमें कोई भी साइंटिफिक मेथड का इतना अच्छे से यूज नहीं किया गया था इसको यूज करने के लिए, इस थ्योरी को, इस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को। और समरी देख लेते हैं हम लोग कि फंक्शनलिज्म का फोकस था व्हाट डज द माइंड डू एंड व्हाई डज इट डू। मतलब कि माइंड, किसी भी परिस्थिति में माइंड कोई भी बिहेवियर कर रहा है तो वो क्या बिहेवियर कर रहा है और क्यों कर रहा है, इस पे इनका जोर था, ताकि इससे उसके बिहेवियर को समझा जा सके। तो चलो अब देखते हैं बिहेवियरिज्म के बारे में। बिहेवियरिज्म बिकम ए डोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट ड्यूरिंग द 1950s and it was based upon the work of the thinkers such as John B. Watson, Ivan Pavlov और B.F. Skinner। तो 1950 के दशक आते आते बिहेवियरिज्म एक बहुत पॉपुलर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बन गया, और इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया तीन साइकोलॉजिस्ट ने, जॉन बी वॉटसन ने, इवन पावलो ने और B.F. स्किनर ने। Behaviorism suggests that all behavior can be explained by the environmental causes rather than the internal factor। Behaviorism का कहना क्या था कि जो भी हमारा व्यवहार है, हमारा बिहेवियर है, वो बाहरी एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है, ना कि हमारे अंदरूनी मन की सोच से या हम क्या फील कर रहे हैं उससे। Behaviorism is the focus on the observable behavior। Behaviorism ने किस पे फोकस किया? जो व्यवहार को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे मैं चल रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं या मैं गुस्सा कर रहा हूं, ना बल्कि उस पे कि हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मन में क्या चल रहा है वो तो हम देख ही नहीं सकते ना। तो जो भी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसी पे बिहेवियरिज्म ने फोकस किया। थ्योरीज ऑफ द लर्निंग इंक्लूड, जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, वर इन द फोकस ऑफ द ग्रेट आइडिया ऑफ द रिसर्च। और बिहेवियरिज्म के थ्रू ये लर्निंग की थ्योरीज जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग और ये सब प्रकाश में आई। जैसे कि अगर मैं किसी बच्चे को होमवर्क करने पे चॉकलेट गिफ्ट कर रहा हूं, तो वो क्या होगा, उसके लिए एक अप्रिसिएशन होगा, एक प्रोत्साहन होगा, और उससे उसको क्या मिलेगा, उससे वो बच्चा
रोज होमवर्क अपना डेली टाइम पे करके आएगा। तो दैट मीन्स हम लर्न करते हैं कंडीशनिंग से, हम लर्न करते हैं सिचुएशन के हिसाब से। इसका की कॉन्सेप्ट क्या था? की कॉन्सेप्ट था बिहेवियरिज्म का स्टिमुलस प्लस स्टिमुलस रेस्पॉन्स। इसको एसआर थ्योरी भी बोलते हैं, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी भी। मतलब कि कोई भी बिहेवियर इज लर्न फ्रॉम द एनवायरमेंटल एंड लर्निंग थ्रू द कंडीशनिंग। कि हम जितना भी व्यवहार है हमारा, वो हम एनवायरमेंट के हिसाब से सीखते हैं या कंडीशनिंग के हिसाब से सीखते हैं। The behavioral school of psychology had a significant influence on the course of psychology, or and many of the ideas and techniques that emerged from this school as a thought of still widely used. जो बिहेवियर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी था, ये जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी था, इसका साइकोलॉजी पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, और आज भी इसके बहुत सारे टेक्निक्स जो हैं वो आज के टाइम में भी यूज किए जाते हैं लर्निंग के लिए, लर्निंग मेथड्स के लिए, टीचिंग मेथड्स के लिए, सभी में इसका वाइडली यूज होता है। कंट्रीब्यूशन टू द एजुकेशन। तो चलो देखते हैं कि बिहेवियरलिज्म जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी था, इसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या योगदान रहा। तो बिहेवियरलिज्म गेव न्यू आइडिया एंड इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। बिहेवियरिज्म की वजह से बहुत सारे नए नए टेक्निक्स आई, तकनीक का विकास हुआ एजुकेशन के फील्ड में, नए नए आविष्कार हुए। इट इंडिविजुअलाइज्ड सेल्फ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स इन्वॉल्विंग टीचिंग मशीन एंड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। इन्होंने इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग पे फोकस किया, मतलब कि हर एक स्टूडेंट जो है उसकी लर्न करने की कैपेसिटी सेम नहीं होती, उसकी कोई भी चीज को सीखने की गति सेम नहीं होती। कोई धीरे सीख पाता है, कोई एक बार में सीख पाता है, कोई 5 बार में सीख पाता है। तो उसलिए इन्होंने क्या किया, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स डेवलप किए और टीचिंग मशीन्स यूज की। और जैसे कि आजकल की टाइम में जो है कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, मोबाइल ऐप लर्निंग, ये सब चीजों का विकास किया बिहेवियरिज्म ने। Behaviorism replaced the punishment and unpleasant experience by the rewards and reinforcement in the teaching learning program. अब पहले क्या होता था कि एजुकेशन के फील्ड में जो है वो पनिशमेंट का ज़्यादा यूज़ किया जाता था। उसकी वजह से जो स्टूडेंट का लर्निंग एक्सपीरियंस होता था वो अनप्लीजेंट होता था, खराब होता था। मगर इन्होंने क्या किया, जितनी भी पनिशमेंट है या अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस है उसको रिप्लेस किया किससे, रिवॉर्ड से या रेनफोर्समेंट से। मतलब कि जो भी बच्चा अगर अच्छा काम करेगा या जो भी लर्नर जो है वो अच्छा रेस्पॉन्स करेगा तो उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे कि उसका लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो बहुत प्लीजेंट रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो वो इजीली लर्न रहेगा, क्योंकि अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस जल्दी भुला दिए जाते हैं। Techniques of the shaping behavior and behavior and modification program advocated by the behaviorist has contributed a lot in the dealing with the backward and maladjusted children in the classroom. अब देखो दो टेक्निक्स का नाम है यहाँ पे, शेपिंग बिहेवियर और बिहेवियर मॉडिफिकेशन। शेपिंग बिहेवियर मतलब कि स्टेप बाय स्टेप्स बच्चे को सिखाना। अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज है तो पहले एक स्टेप सिखाना, उसके बाद उसका रेस्पॉन्स चेक करना, और अगर वो सही रेस्पॉन्स कर रहा है तो उसको प्रोत्साहित करना। और ऐसे स्टेप बाय स्टेप सारे की सारी कॉम्प्लेक्स चीजें सिखा के और उसको कोई भी चीज लर्न करने में मदद की जा सकती है। और दूसरा जो टेक्निक्स था वो है बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। तो इसमें क्या करते हैं हम बिहेवियरल मॉडिफिकेशन में, जो भी माल एडेप्टिव बिहेवियर है, जो भी गलत बिहेवियर है, उसको रिप्लेस करते हैं सही बिहेवियर से, है ना, एडेप्टिव बिहेवियर से रिप्लेस करते हैं। तो इन्होंने इस टेक्निक का यूज करके लर्निंग में जो भी माल एडजस्टेड चिल्ड्रन थे या बैकवर्ड चिल्ड्रन थे, जो पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहे या जो कोई भी चीज को लर्न अच्छे से नहीं कर पा रहे एजुकेशन के फील्ड में, उनको इन दोनों टेक्निक्स यूज करके उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। तो चलो अब समझते हैं साइकोएनालिटिकल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। तो साइकोएनालिसिस इज ए स्कूल ऑफ साइकोलॉजी फाउंडेड बाय द सिगमंड फ्रॉइड। ये साइकोएनालिसिस जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, इसके फाउंडर कौन थे, सिगमंड फ्रॉइड। और दिस स्कूल ऑफ थॉट इज एम्फसाइज ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड ऑन बिहेवियर।
मत तो सेगमेंट फ्रॉइड का मानना था कि आपके अनकॉन्शियस माइंड का आपके व्यवहार पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। फ्रॉइड बिलीव्स दैट द ह्यूमन माइंड वाज कंपोज्ड ऑफ द थ्री एलिमेंट। फ्रॉइड का मानना था कि आपका जो दिमाग है वो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज इट, सेकंड इज ईगो एंड थर्ड इज सुपर ईगो। इट इज कंसिस्ट ऑफ द प्राइमर अर्ज और प्लेजर प्रिंसिपल। जो इड है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है, मतलब कि जिस भी चीज में आपको खुशी मिलती है वही आप करना चाहोगे। आप दूसरों के बारे में नहीं सोचोगे। जो आपका मन करेगा, जिसमें आपको खुशी मिल रही है वही आप करोगे। सेकंड है ईगो। ईगो जो है वो रियलिटी बेस पे वर्क करता है, रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। मतलब कि जो भी सच्चाई है या जो भी रियलिटी में है उसके हिसाब से ही आप अपना व्यवहार करोगे, वैसे ही आप बिहेव करोगे। और थर्ड है सुपर ईगो। सुपर ईगो जो है वो परफेक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। मतलब कि जो भी नैतिक वैल्यूज हैं, जो भी आपके वैल्यूज हैं, मोरल्स हैं, उनके ऊपर बेस्ड होके आप अपना व्यवहार रखोगे। और फ्रॉइड का मानना था कि that the interaction of the three elements was led to the all the complex of human behavior। मतलब कि इन तीनों जो भी कंपोनेंट है, इट, ईगो और सुपर ईगो का, इनका आपस में इंटरेक्शन होता है और उसी के ऊपर बेस्ड होता है आपका व्यवहार। मतलब कि अगर आपके अंदर इट ज्यादा है तो आपका व्यवहार सेल्फिश होगा। आपके अंदर ईगो ज्यादा है तो आप रियलिटी में जियोगे। और अगर आप के अंदर सुपर ईगो ज्यादा है तो आप बहुत ही परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करोगे। आप सारे मोरल वैल्यू फॉलो करोगे, आपके व्यवहार में झलकेंगे सारे नैतिकता। तो फ्रॉइड का मानना था कि ये तीन कंपोनेंट ही आपके व्यवहार को टेलर करते हैं। कंट्रीब्यूशन टू द एजुकेशन, मतलब जो साइकोएनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट है उसका क्या एजुकेशन में योगदान रहा। तो फ्रॉइड डिस्कवर द अनकॉन्शियस मोटिवेशन विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस मोटिवेशन के बारे में बताया जिसका टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में बहुत बड़ा योगदान है, कि कैसे आपका अनकॉन्शियस मोटिवेशन जो है वो आपको लर्निंग में मदद करता है। Psychoanalysis point out the importance of early childhood experience in the process of learning। साइकोएनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट ने यह भी बताया कि कैसे आपका अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है वो आपके लर्निंग प्रोसेस में मदद करता है। मतलब कि अगर आपका अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको मिला है, तो आपको लर्निंग में हेल्प करेगा। और अगर आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में नहीं हो तो वो आपको लर्निंग में मदद नहीं करेगा। It stressed importance of the feeling and emotion in the process of education। और सेगमेंट फ्रॉइड ने यह भी बताया कि कैसे फीलिंग और इमोशंस का आपके एजुकेशन के प्रोसेस में बहुत बड़ा योगदान होता है। मतलब कि टीचर को यह भी समझना चाहिए कि बच्चा फील क्या कर रहा है, ना सिर्फ कि बाहरी उसका व्यवहार देखना चाहिए, मगर बच्चा क्या महसूस कर रहा है, बच्चे के क्या इमोशन है, स्टूडेंट्स के क्या इमोशन है, उसका भी उसके लर्निंग प्रोसेस पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। Teachers and parents should be given ample opportunity to the express their self। और एक टीचर को स्टूडेंट्स को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि बच्चा अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके। टीचर को कभी भी बच्चे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और टीचर को कभी भी स्टूडेंट्स को अपने आप को एक्सप्रेस करने में मदद करनी चाहिए। इट थ्रो इट थ्रोज द लाइट ऑन द कॉज ऑफ द माल एडजस्टमेंट इन द चिल्ड्रन। और सेगमेंट फ्रॉइड ने यह भी बताया कि किस वजह से बच्चे एजुकेशन के फील्ड में या अपने स्कूलिंग में माल एडजस्टमेंट बिहेवियर शो करते हैं या एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो चलो अब देखते हैं गेस्टल्ट साइकोलॉजी। द सिस्टम ऑफ गेस्टल्ट साइकोलॉजी वाज बोर्न इन जर्मनी एंड इट वाज फॉरवर्डेड बाय द मैक्स विथमर। मतलब गेस्टल्ट साइकोलॉजी का जो भी आविष्कार हुआ या जन्म हुआ वो जर्मनी में हुआ और मैक्स विथमर ने इसको आगे बढ़ाया। गेस्टल्ट साइकोलॉजी emphasized the importance of the role of configuration or organization in the field of the perceptual field and highlight the role of the insight and understanding in learning। मतलब गेस्टल्ट साइकोलॉजी ने किसी भी वस्तु की संरचना पर जो और उसके ऑर्गेनाइजेशन पर जोर दिया और उन्होंने ये भी बताया कि इंसाइट का क्या रोल होता है लर्निंग में और आपके अंदर के अंडरस्टैंडिंग का क्या रोल होता है लर्निंग में।
मतलब कि किसी भी चीज को समझने के लिए आप उसको पहले एज ए होल परसीव करोगे, उसके बाद उसके पार्ट्स पे आओगे। ठीक है, देख लेते हैं द फंडामेंटल टेनेट्स ऑफ दीज स्कूल्स आर, उन्होंने क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द गेस्टल साइकोलॉजी इज दैट इट इज द होल विच डिटरमाइंस द बिहेवियर ऑफ इट्स पार्ट। फर्स्ट प्रिंसिपल दिया था उन्होंने कि इट इज द होल विच डिटरमाइंस द बिहेवियर ऑफ इट्स पार्ट। किसी भी वस्तु को आप एज ए होल पहले आप देखोगे और वही डिसाइड करेगा उसके पार्ट्स का क्या बिहेवियर होगा। ठीक है, द इंडिविजुअल परसीव द थिंग्स एज ए होल, नॉट एज ए मोर कलेक्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट और एलिमेंट। कभी भी किसी भी इंडिविजुअल को आप एज ए होल परसीव करोगे। जैसे कि अगर मैं ये पेन आपको दिखा रहा हूं, तो ये पेन जो है आप इसको पूरा पेन परसीव करोगे, ना कि आप परसीव करोगे कि ये इसकी केप है, ये इसकी निप है, ये इसका मिडिल पार्ट है। तो वैसे ही आप किसी भी वस्तु को एज ए होल परसीव करोगे। इसके बाद है, ए लर्निंग सिचुएशन इज मोर देन द एलिमेंट ऑफ विच इज पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ। जो कोई भी लर्निंग है वो पार्ट में नहीं हो सकती, वो एज ए होल ही होगी। मतलब कि कोई भी लर्निंग अगर है, लर्निंग सिचुएशन अगर है, तो वो ज्यादा है उसके पार्ट से। जैसे कि सपोज अगर आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, तो सिर्फ साइकिल का हैंडल बैलेंस करने से आपको साइकिल चलाना नहीं आ जाएगी, या सिर्फ आपको पेडल मारने से साइकिल चलाना नहीं आ जाएगी। उन सब का कंबाइंड इफेक्ट जो होगा, दैट्स हाउ यू लर्न हाउ टू राइड ए बाईसाइकिल। कंट्रीब्यूशन टू द एजुकेशन। तो चलिए देखते हैं कि गेस्टल साइकोलॉजी का एजुकेशन के क्षेत्र में क्या क्या योगदान है। तो गेस्टल स्कूल emphasize the importance of presenting the subject matter as a whole in the classroom so as to make the learning more meaningful। मतलब गेस्टल साइकोलॉजी का कहना था कि कोई भी सब्जेक्ट को एज ए होल प्रेजेंट किया जाए इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट, ताकि वो ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाए स्टूडेंट्स के लिए, रादर देन कि कोई पार्ट या टॉपिक वाइज आप प्रेजेंट करें। सब्जेक्ट को एज ए होल अगर हम लोग प्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट के सामने, तो इट विल बी मोर मीनिंगफुल फॉर देम, ज़्यादा मीनिंगफुल भी रहेगा और एक नज़रिया भी उनका सेट होगा किसी भी आने वाले सब टॉपिक्स को देखने के लिए भी। Gestalt principle have find its application in the construction of the curriculum, organization of the syllabus, and scheme of studies and work plan। इस प्रिंसिपल का गेस्टल साइकोलॉजी ने कैरिकुलम को कंस्ट्रक्ट करने में, सिलेबस को ऑर्गेनाइज करने में और सिस्टमेटिक स्टडीज के लिए और वर्क प्लान के लिए यूज किया। होलिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग, होलिस्टिक इवैल्यूएशन एंड इनसाइट लर्निंग, comprehensive education program etc draw their inspiration from the Gestalt's psychology। जो भी होलिस्टिक टीचिंग है, होलिस्टिक टीचिंग मतलब होलिस्टिक टीचिंग का मतलब है कि जब हम समझ रहे हैं या जब हम टीच कर रहे हैं, तो कोई भी चीज को लर्न कर रहे हैं, तो रियलिस्टिक वर्ड के उदाहरणों से हम लर्न करें उस चीज को, उनसे जोड़ के सीखें। होलिस्टिक इवैल्यूएशन मतलब जैसे कि साल के अंत में इंटरनल मार्क्स जाते हैं आपके, तो वो सिर्फ आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे नहीं जाते हैं। साल भर आप कितना डिसिप्लिन में रहे, साल भर आपने असाइनमेंट टाइम पे सबमिट किए कि नहीं किए, कितनी को-करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट किया, उन सभी पे डिपेंड करता है। तो वो एक आपका होलिस्टिक इवैल्यूएशन होता है। सिर्फ आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस वाइज नहीं, आपका होल पर्सनालिटी का इवैल्यूएशन होता है। ऐसे ही इनसाइट लर्निंग है। इनसाइट लर्निंग का मतलब कोई भी चीज को आप क्या समझ रहे हो, अपने अंतर्मन में उसको क्या समझ रहे हो आप, तो उन सब से ही, तभी जब आप अपने मन में उस चीज को समझ पाओगे, तभी आप किसी चीज से एसोसिएट करके उसको लर्न कर पाओगे। तो इन सब को इन सब ने गेस्टल साइकोलॉजी से इंस्पिरेशन लिया, या गेस्टल साइकोलॉजी की वजह से ही ये सब एजुकेशन के फील्ड में आए, होलिस्टिक इवैल्यूएशन, होलिस्टिक लर्निंग और ये सब कुछ। गेस्टल स्कूल emphasize the importance of the motivation and purpose of learning। This has resulted in the central role of the motivation in any scheme of learning। गेस्टल स्कूल की ने क्या किया, गेस्टल स्कूल ने जोर दिया मोटिवेशन के ऊपर। मोटिवेशन नहीं होगा तो लर्निंग नहीं होगी, उनका ऐसा कहना था।
तो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि वो कोई भी चीज या कोई भी सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहा है और ये कहाँ काम आने वाला है। इससे उसकी रुचि बढ़ेगी तो मोटिवेशन आएगा, और मोटिवेशन आएगा तो ज्यादा अच्छे से लर्न कर पाएगा स्टूडेंट। और गेस्टल साइकोलॉजी की वजह से ही लर्निंग में मोटिवेशन का रोल निभर के आया।